नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SPJ क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट से प्रैक्टिस सेट 1 पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 1, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ऑप्शन 2, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सकें। ऑप्शन 3, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन 4, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबको शामिल करना होता है, चाहे कमज़ोर बच्चा हो या बुद्धिमान बच्चा हो। शिक्षक बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। ना ही शिक्षक को बच्चे के माता पिता के व्यवसाय से कुछ लेना होता है। शिक्षक ऐसी कोई भी कार्य नहीं करना चाहता जिससे बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न हो। इसलिए बच्चे को सुनिश्चित करना होता है कि उन्हें सीखने के अधिकतर अवसर मिले। इसलिए इसका आंसर 3 ही सही है। प्रश्न संख्या 2। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। ऑप्शन 1, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहेंगे। ऑप्शन 2, बच्चों की अवधारणा गलत हो तो उन्हें दंड देकर। ऑप्शन 3, तथ्यात्मक जानकारी देकर। ऑप्शन 4, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो दोस्तों, हमें बच्चों को याद करने के लिए प्रेरित नहीं करना है, बल्कि बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करना है। बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना है, अर्थात पनिशमेंट नहीं देना है, क्योंकि बच्चे सर्वदा सही होते हैं। तथ्यात्मक जानकारी देकर भी बच्चे को समझाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे उसमें इतने सक्षम नहीं होते हैं कि उसको समझ सकें। इसलिए बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, अवधारणाओं के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीखने को प्रेरित हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 3। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। ऑप्शन 2, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 3, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे।
ऑप्शन 4, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। हो सकता है बच्चे केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ही पढ़ें। कई बार बच्चे की इच्छा नहीं होती है, परंतु वो विवश होकर उस काम को करने का ठान लेता है। इसलिए कुछ बच्चे केवल प्रमाण पत्र के उद्देश्य से ही संभवतः पढ़ सकते हैं। इसलिए यह संभव है कि भविष्य में इन रणनीति को समाप्त कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 4, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन 1, समय सारणी को कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि समय सारणी ही केवल शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्शन 2, सीखने की विश्वसनीयता स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को ऐसी स्थिति उपलब्ध कराए ताकि बच्चा सीखने को प्रेरित हो सके और चिंतन कर सके। ऑप्शन 3, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। यह जरूरी नहीं है कि शिक्षक के पास जितना ज्ञान है उतना ज्ञान बच्चों को आ जाए। तो ये भी ऑप्शन 3 भी सही नहीं है। ऑप्शन 4, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, ये रटने पर बल देता है, इसलिए ये आंसर भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन 1, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। नहीं, क्योंकि बच्चे कभी भी गलत नहीं होते और बच्चे को इस तरह से भय पैदा नहीं करना चाहिए कि वो आपका अनुकरण करे और सीखने से दूर चला जाए। ऑप्शन 2, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, बच्चों को दंड कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और जाने अनजाने में यदि उनसे कोई गलती हो जाती है, फिर भी उन्हें प्रेरित करना है, न कि उन्हें दंड देना है। तथा यदि गलती करता है तो उस गलती के कारण को जानना है। हो सकता है बच्चे को उस गलती का एहसास ना हो। ऑप्शन 3, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। ऑप्शन 4, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी बच्चा गलती करना नहीं चाहता और जाने अनजाने में यदि कोई गलती होती है तो शिक्षक की ये जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों की गलती का कारण जाने और सीखने के लिए अवसर प्रदान करे, ताकि वो भविष्य में कोई ऐसी त्रुटि ना करे और सीखने के लिए सदैव तत्पर रहें। प्रश्न संख्या 6, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके
अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। ऑप्शन 3, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। साथियों, इसका राइट आंसर 1 है। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अर्थात हम समझते हैं कि हमने पढ़ाया तो बच्चा किस हद तक सीखने का प्रयास किया है। इसलिए समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन 1, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ऑप्शन 2, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। ऑप्शन 4, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बच्चे किसी और तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हों। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होगी, ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, तो पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पूरा करवा लेने से ही कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑप्शन 4, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। यह जो है ऑप्शन रटने पर बल देता है, अर्थात बच्चे को नकल मारने पर प्रेरित करता है। इसलिए हमें इस तरह भी नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर है कि ताकि हम ऐसे ही बच्चे को सीखने के कई अवसर प्रदान कर सकते हैं और बच्चे भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1, बच्चे को नियंत्रण में रखने की। ऑप्शन 2, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की। ऑप्शन 3, बच्चे को प्रेरित करने की। ऑप्शन 4, बच्चे को डांटने की। दोस्तों, बच्चे को नियंत्रण में रखना ही शिक्षक का काम नहीं है, अर्थात बच्चे को केवल डंडे के बल पे या डांट कर शांत कराना ज़रूरी नहीं है। अन्य बच्चों के साथ भी तुलना करना
सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। बच्चा स्वयं ही सीखने को प्रयास करता है, इसलिए बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए, बच्चे को समय समय पर प्रेरित करना चाहिए, न कि उसको पनिशमेंट देना चाहिए, न अन्य बच्चों के साथ उसकी तुलना करना चाहिए जिससे उनके आत्मविश्वास में कमी आए, और न उसको डांटना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? ऑप्शन 1, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ऑप्शन 2, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन 3, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन 4, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो दोस्तों, जैसे ही प्रेरणा, प्रेरित, अवसर इत्यादि यदि ऑप्शन में हो तो आप उस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। जैसे ही हम किसी को प्रेरित करते हैं, सीखने के बारे में बताते हैं, तो उसमें बच्चों के साथ टीचर की भावनाएं जुड़ी होती है। बच्चे फिर इस बात से अवगत होते हैं कि शिक्षक उनकी चिंता करते हैं, इसलिए वो प्रेरित होते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 10, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योजना का आकलन करते हैं। ऑप्शन 1, सही उत्तर का निर्माण करने। ऑप्शन 2, सही उत्तर की व्याख्या करने। ऑप्शन 3, सही उत्तर की पहचान करने। ऑप्शन 4, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। साथियों, हम जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में ऑप्शन होते हैं और छात्र ऑप्शन में से ही बेस्ट उत्तर चुनता है, अर्थात उत्तर की पहचान करने की क्षमता में वृद्धि होता है। इसलिए सही उत्तर का निर्माण करना, अर्थात उसको उत्तर लिखना तो नहीं है, उत्तर बनाना तो नहीं है, इसलिए एक ऑप्शन नहीं सही है। दूसरा, सही उत्तर की व्याख्या करना, बहुविकल्पी प्रश्नों में व्याख्या के कॉलम्स नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 भी सही नहीं है। ऑप्शन 3, सही उत्तर की पहचान करने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। और ऑप्शन 4 देखते हैं, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, अर्थात यहाँ पर ये नहीं दिया होता कि आप ये सही उत्तर है और आप इसको याद कर लेंगे, बल्कि यह दिया जाता है कि इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है, अर्थात सही उत्तर की पहचान करना बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता को बढ़ाता है। प्रश्न 11, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अर्थात दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं शब्द है, इसे विशेष ध्यान रखना है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन होता है समाजीकरण में। ऑप्शन 2, आनुवांशिक संचरण नहीं होता है, ऐसा नहीं है। समाजीकरण, चूँकि बच्चा समाज में रहकर सीखता है और समाजीकरण के लिए उसका आनुवांशिकरण जिम्मेवार नहीं है। कुछ गुण माता पिता
तथा अपने पूर्वजों के आते हैं, बशर्ते कि समाजीकरण की प्रक्रिया में आनुवंशिकता का कोई लेना देना नहीं है। वो समाज के अंदर आकर उसको सीखने का प्रयास करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 को देखते हैं। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ये समाजीकरण में शामिल होता है। कौशलों का अर्जन, ये भी समाजीकरण में शामिल होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न संख्या 12, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण परखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 जिन, ऑप्शन 2 परिपक्वन परखंड, ऑप्शन सी 3 स्कीमा, ऑप्शन 4 विकास के क्षेत्र। तो दोस्तों स्कीमा जो कि अवधारणाएं से संबंधित है और चिंतन निर्माण में पियाजे ने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 13, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन 1 बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। नहीं। ऑप्शन 2 बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। नहीं, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, अर्थात बच्चों को अहंकार होता है। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 4 बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ये सही है, क्योंकि बच्चे या कोई भी व्यक्ति जब अकेले में होता है और उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है किसी कार्य के प्रति, तो वो सीखने या अपने कार्य को अंजाम देने के लिए स्वयं से बात करता है। एक सामान्य बच्चे में या एक सामान्य मनुष्य में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 14, अधिगम अशक्तता वाले, अर्थात ऐसे बच्चे जिसमें किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता होती है, उसे हम अधिगम अशक्तता वाले बच्चे और आजकल दिव्यांग बच्चे कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन 2 बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। ऑप्शन 3 बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। ऑप्शन 4 बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। उसको जैसे 6 को कभी कभी ऐसे बच्चे 9 पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 15, सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन 1 बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन 2 बुद्धि एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। ऑप्शन 3 समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। ऑप्शन 4 सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को
पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता। अर्थात सृजनशील बच्चा समस्याओं के बारे में अध्ययन करता है, समस्याओं के कारणों का पता लगाता है और फिर उस समस्या को हल करने का प्रयास करता है। तो सृजनशील बच्चे में ये गुण शामिल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 16। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन 2, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। ऑप्शन 3, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। ऑप्शन 4, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। साथियों, हमें बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करना है ताकि वो अपने जीवन से जोड़कर उस शिक्षा को ग्रहण करें। तो साथियों, शिक्षक को ये जिम्मेवारी होती है कि बच्चे को उनके दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा प्रदान करना है ताकि वो अपने सीखे हुए ज्ञान को अपने जीवन से जोड़ सके। इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही है कि शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ये आंसर सही है। इसके साथ ही हम ऑप्शन 2 को देखते हैं। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ये अतिरिक्त दबाव होगा और वह चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठेगी। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगाने के लिए कहिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम बच्चों को ट्यूशन लगाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। उनके माता पिता से ऐसे ट्यूशन लगाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है कि बच्चे को सिखाए, बच्चा अधिक से अधिक विद्यालय और हमसे ग्रहण करें। चौथा ऑप्शन है इसका, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। कभी भी हमें बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए। प्रश्न संख्या 17। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन 2, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। ऑप्शन 3, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। ऑप्शन 4, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करता है। साथियों, हम बच्चे को जिस प्रकार से बनाएंगे, जिस प्रकार से ढालेंगे, बच्चा उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा। कभी भी
आपको ऑप्शन में दंड दिखे, शारीरिक दंड हो, मानसिक दंड हो या किसी प्रकार से कोई पनिशमेंट हो, तो ऐसा ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता। दूसरा, बच्चे को प्रेरित करना, बच्चे को अवसर प्रदान करना, बच्चे को तथ्यों की जानकारी देना, ये ज़्यादा कारगर होते हैं। इसलिए किसी भी रूप में बच्चों को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है और बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप स्वयं के साथ चाहते हैं। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करता, बच्चे को दंडित नहीं करता तथा निरंतर प्रयास करता है कि बच्चे कुछ अच्छा करें और दैनिक जीवन में सर्वोच्च पद प्राप्त करें, जिससे विद्यालय परिवार का, देश का, अभिभावक का तथा शिक्षक का नाम हो और हम समाज के किसी भी क्षेत्र में हो और यदि ऐसे बच्चे हमें मिल जाए तो वो हमें सम्मान की दृष्टि से देखे, न कि कभी अपने आप को कोसे कि हम किसी टीचर की वजह से पढ़ाई छोड़ दिए। अर्थात यदि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चे को सदैव प्रेरित करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा और हमेशा शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 18, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ऑप्शन 1 अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन 2 शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, क्योंकि वो उससे संबंधित भागों को समझने में कठिनाई महसूस करता है या उससे संबंधित अध्ययन नहीं करता है। इसलिए शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाएं कठिन होगी। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 19, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ऑप्शन 1 क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? ऑप्शन 2 भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ऑप्शन 3 प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन 4 बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। दोस्तों, प्रश्न है क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो समाज में आकर समाज से सीखने का प्रयास करता है और अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए वो समाज की प्रकृति और पोषण पर बहस उसके लिए महत्वपूर्ण है और इसी उद्देश्य से वो भाषा अर्जित करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3।
प्रश्न संख्या 20। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात इस अवस्था में बच्चा केवल बैठकर शिक्षक की बातों को सुनता है, शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को देखता है। ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में औपचारिक ज्ञान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 3 संवेदी गतिक अवस्था, जिसमें वो सीखने की अवस्था में जो है मूर्त रूप से चिंतन नहीं कर पाता है। ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि शिक्षा एक औपचारिक तरीके से दी जाती है ताकि बच्चों में औपचारिक गुणों का विकास हो, और अनौपचारिकता के लिए तो पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राज्य खुला हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 21। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन 1 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। ऑप्शन 3 सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। ऑप्शन 4 दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। बच्चा ये तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। तो सर्वप्रथम बच्चा ये प्रयास करता है कि शिक्षक बच्चों के समक्ष अच्छी ज्ञान प्रदान करेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे, बच्चों को की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, उनमें अच्छे गुणों का जो है प्रसार करेंगे, और उसके हिसाब से ही बच्चा उनकी नकल करने का प्रयास करेगा। इसलिए यहाँ पर अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, ये इसका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 22। प्रगतिवादी शिक्षा। ऑप्शन 1 अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वेद स्रोत हैं। ऑप्शन 3 इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता। ऑप्शन 4 समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। दोस्तों, जैसे ही किसी दंड का बात किया जाए तो वो ऑप्शन पहले ही गलत माना जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 सही नहीं है। और ऑप्शन 1 अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र स्रोत है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाठ्यपुस्तक के अलावा भी ज्ञान प्राप्त करने के कई सारे स्रोत हैं, इसलिए हम केवल पाठ्यपुस्तक को जोड़कर नहीं कह सकते। तो एकमात्र या केवल यदि आपके ऑप्शन में कहीं रहता है तो उस आंसर को भी आप गलत समझें,
इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही है, जिसमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो यही आंसर सही है। प्रश्न संख्या 23, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन 1, बच्चों का मानकीकृत आकलन। ऑप्शन 2, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन 3, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन 4, जानकारी का पुनः स्मरण। तो साथियों, हमें याद करने पर भी बल नहीं देना है और बच्चे को दंडित भी नहीं करना है। इस तरह से इसमें हम देखते हैं, इसका ऑप्शन है 2, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। यानी बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना है, ऐसे प्रश्न देने हैं ताकि बच्चा उस पर चिंतन करे, उस पर समझने का प्रयास करे और उसको हमें सहायता प्रदान करना है ताकि उस बच्चे के अंदर चिंतन में वृद्धि हो। बच्चा उसके सही और गलत होने के बारे में अवधारणाओं का अध्ययन करे और अपने ज्ञान को बढ़ाए तथा सीखने के प्रति प्रेरित हो। इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? हम जानते हैं साथियों कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर ही आरंभ होती है और जीवन पर्यंत जारी रहती है। इसी प्रकार से सीखना भी निरंतर जारी रहता है और हम अपने दैनिक जीवन में सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसका ऑप्शन है 1, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विकास के अंतर्गत भी अधिगम होता है अर्थात सीखना होता है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए माने जा सकते हैं। अधिगम विकास के पीछे रहता है, सही है, क्योंकि जहाँ अधिगम है अर्थात सीखने की प्रवृत्ति पाई जा रही है वहाँ पर विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 ही है। ऑप्शन 3, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है। नहीं, विकास और अधिगम 2 अलग अलग शब्द है। विकास का एक भाग अधिगम है क्योंकि इसका अर्थ सीखना है और विकास का जो अर्थ है वो समुचित विकास है और ये अधिगम उसका एक पहलू है। ऑप्शन 4, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए हैं परंतु जटिल तरीके से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अधिगम और विकास निरंतर जारी रहते हैं जिसमें अधिगम विकास का एक पहलू है। इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो है ऑप्शन 2, अधिगम विकास के पीछे रहता है। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1, विकास संशोधन योग्य होता है। ऑप्शन 2, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऑप्शन 3, विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन 4, विकास
वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 में एक बार हम दोबारा देखते हैं। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ठीक है। ऑप्शन 2, अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है, ये गलत है। ऑप्शन 4, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, क्योंकि हम विकास और अधिगम को कभी भी अलग नहीं कर सकते और ये जुड़े हुए हैं। इसलिए पहले मैंने इसका आंसर 2 बताया था, जो कि गलत है, और इसका ऑप्शन 4 सही है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, अर्थात हम इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 26, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ऑप्शन 1, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। ऑप्शन 2, शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन 3, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। ऑप्शन 4, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 को देखिए कि जब इसमें लिखा है कि जब बच्चा शिक्षक का पालन करता है तो शिक्षक उसे पुरस्कार देता है। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक आपके द्वारा बताए गए व्यवहार को पालन करें, क्योंकि बच्चा स्वतंत्र होता है और वो अपने इच्छानुसार जो है सीख सकता है, प्रेरित हो सकता है। इसलिए शिक्षक का ये काम नहीं है कि वो बच्चों में इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का ज्ञान दे या इस प्रकार दबाव बनाए कि वो हमेशा उनका पालन करें, बल्कि बच्चों में इस तरह अपने आप को पेश करना है कि वो शिक्षकों के व्यवहारों का पालन करने के लिए मजबूर रहें। न कि ऐसा नहीं है कि उसे हम किसी प्रकार का दंड देंगे या फिर वो जो है यदि हमारा पालन करता है, हमारी तारीफ़ करता है तो हम उसे पुरस्कार देंगे, क्योंकि इससे अन्य बच्चों में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी और दूसरा बच्चा हतोत्साहित होगा कि हमारे शिक्षक केवल एक बच्चे को ही ध्यान देता है। ऑप्शन 3, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग। जैसे ही बल प्रयोग आए तो वो आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि बल प्रयोग के अंतर्गत दंड का प्रावधान हो जाता है और दंड देने का प्रावधान शिक्षा में नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसा नहीं है, हम दंड देकर बच्चों को नहीं सिखा सकते। ऑप्शन 2, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये आंसर सही है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, अर्थात बच्चों में ज्ञान पहले से ही होता है और यदि हम उसका मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चा अपने ज्ञान को प्रकट करता है, अपनी जो है मानसिक क्षमता को उजागर करता है और सीखने का प्रयास करता है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही है।
प्रश्न संख्या 27। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि प्रशिक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 2, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ परिक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। ऑप्शन 3, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। ऑप्शन 4, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुआयामी होता है, जिसमें कई पहलू निहित हैं। गार्डनर ने ऐसा बताया है कि बुद्धि बहुआयामी है और इसके कई पहलू हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न संख्या 28। लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। ऑप्शन 2, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं के सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध। ऑप्शन 3, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। ऑप्शन 4, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। लड़कियों तथा लड़कों में कार्य करने की क्षमता बराबर होती है और जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है। इसलिए सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में से भिन्न व्यवहार करना जेंडर पक्षपात कहलाता है। और इस प्रकार से लड़कों तथा लड़कियों, विशेषकर लड़कियों में आंतरिक गुणों का विकास अवरुद्ध हो सकता है। प्रश्न संख्या 29। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? हम चूँकि दोस्तों चूँकि ये दिया हुआ है कि बच्चे की प्रथम पीढ़ी है जो विद्यालय आ रहे हैं, अर्थात इससे पहले की जो पीढ़ी होगी, अर्थात उनके माता पिता, उनके दादा दादी जो अशिक्षित होंगे, तो उसमें हमारी क्या जिम्मेवारी है, अब हम देखते हैं। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन 2, उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के गृह कार्य देंगे। तो दोस्तों हम याद करने पर बल नहीं देंगे, बल्कि ऐसा ज्ञान देने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चा सीखे और न कि रटने पर बल दे। वो अपने दैनिक जीवन में इस शिक्षा का उपयोग कर सके, इसलिए हम रटने पर बल नहीं देंगे। तीसरा, बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। ऐसा हम कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना है। उसकी जो है पिछली पीढ़ी कुछ भी हो, बच्चा यदि अब सीखने के लिए प्रेरित है, उत्सुक है, सीखना चाहता है, तो हम उसे सीखने का समान अवसर देंगे।
ऑप्शन 4, माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने के लिए नम्रतापूर्वक कहेंगे। नहीं, ऐसा कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे ही यदि हम ट्यूशन लगाने के लिए यदि माता पिता को कहते हैं तो वो शिक्षकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि शिक्षक ऐसा क्यों कहता है। इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जब बच्चा असफल होता है तो बच्चे को असफल नहीं अपितु शिक्षक को असफल माना जाता है। अर्थात हमें हर उस तैयारी को करना है ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके, सक्षम हो सके। और यदि कोई बच्चा सीखने में कमज़ोर है तो उसके लिए हम अपने तरीके को बदलें, तकनीक को बदलें और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें ताकि वो बच्चा भी सीख सके और आगे बढ़ सके। तो चूँकि पहली पीढ़ी है, इसलिए हम ज़रूरी ये है कि बच्चे को बुनियादी सहयोग देंगे, बच्चों के गृह कार्य के लिए उन्हें जो है सहायता करेंगे और थोड़ा सा उसे विशेष समझाने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चा समझ सके और आगे बढ़ सके, प्रेरित हो सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 30, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। ऑप्शन 2, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो दोस्तों, ये हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि सभी बच्चों का विकास एक तरह से हो, या ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि बच्चे पाठ्यपुस्तक का उपयोग करें तथा शिक्षक मानकीकृत निर्देशों का ही पालन करें। ऑप्शन 1, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, यानी कि कोई ऐसा कंडीशन लगा देना कि समय समय पर बच्चों का आकलन किया जा सके, ये भी ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसका आंसर 4 उचित है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले। अर्थात बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार ही सीख सकता है, क्योंकि हर बच्चे में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर बच्चा एक ही तरीके से या एक ही प्रकार से सीखे, नहीं तो कमज़ोर बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सकता है और जो तेज़ बच्चा है, होशियार बच्चा है, उसको इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए बच्चे को अपनी क्षमता अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। इसके साथ ही आप इस प्रश्न को बार बार देखें, अभ्यास करें और इसी तरह के प्रश्न आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछे जाते हैं। साथियों, ज़रूरी नहीं कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रत्येक लेसन को कितनी अच्छी तरह पढ़ते हैं। ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस पेपर का किस प्रकार अध्ययन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करना आपके पास होने में सहायक सिद्ध होगा और आप आने वाले प्रश्नों के बारे में जान पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लगे रहिए और तैयारी कीजिए, आप ज़रूर पास होंगे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।